टोटल टोटल करंट जो बैटरी में से चलेगा वो एटलीस्ट टोटल करंट कितना होगा? सबसे पहले मेरे को टोटल करंट बताओ। 2 एम्पियर। 2 एम्पियर टोटल करंट होगा ना, तो 9.1 तो पहुंच ही नहीं सकता ना 4 एम्पियर के अंदर, 4 ओम तो रेजिस्टर के 4 अंदर। एम्पियर में 1 एम्पियर हो गए दोनों 4 एम्पियर वाले रेजिस्टर्स में। यस यस यस। फिर जो बीसी पे होगा, बीसी वाले जो 1 ओम का रेजिस्टर है हम्म उसमें 2 एम्पियर रहेगा। हम्म और जो 12 ओम वाला रेजिस्टर है हम्म उसमें 2/3 एम्पियर, और जो 6 ओम वाला है उसमें 4/3 एम्पियर। यस। 6 ओम वाला उसमें 4/3, फिर एंड में एक नीचे लगा 1 एम्पियर वाला, उसमें भी 2 एम्पियर करंट उसमें भी जाएगा 2 सीधा एम्पियर। सीधा। यस यस, वेरी गुड। हम सो बेसिकली इसको हम कैसे करेंगे, पहले तो करंट टोटल निकाल लेते हैं, टोटल करंट कितना चलेगा। तो यहाँ पे इनका इक्विवेलेंट इज 2, 2 + 1 इज 3, 3 प्लस इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 12 × 6 / 4 एम्पियर, 4 ओम। 18, सो वी कैन से दिस इज 4। सो ये यहाँ पे हमारे पास था 2, ये है 1, दिस इज 4 एंड दिस इज 1, तो टोटल मेरे पास बन गया 4 + 1 इज 3, 3 + 4 इज 7, 7 + 1 इज 8, 8। टोटल 8 ओम रेजिस्टेंस मेरे पास बन गया, और बैटरी है मेरे पास 16 वोल्ट की। तो जो करंट स्टार्टिंग में चलेगा दैट करंट वुड बी इक्वल टू 2 एम्पियर। मतलब कि करंट यहां से 2 एम्पियर चलना स्टार्ट करेगा, फिर यहां पे करंट पहुंचेगा जब, तो करंट के आगे दो रास्ते मिलेंगे करंट को, दोनों रास्ते एग्जैक्टली सेम है। ओके, आई वांट यू टू पुट योरसेल्फ इन द शूज ऑफ दिस करंट। उस करंट के सामने दो रास्ते हैं और दोनों रास्ते एग्जैक्टली सेम है, तो करंट क्या करेगा, आधा आधा बंट जाएगा। 2 एम्पियर करंट था तो ऊपर चला जाएगा 1 एम्पियर, नीचे चला जाएगा 1 एम्पियर। ठीक है, और फिर यहां पे आके जब करंट मिलेगा 1 और 1 दोबारा से 2 बन जाएगा, क्योंकि करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। फिर ये जो 2 एम्पियर करंट है वो इस 1 ओम वाले रेजिस्टर में से निकलेगा, फिर उसके बाद यहां पहुंचने के बाद एक बार दोबारा से इस 2 एम्पियर करंट के पास दो रास्ते हैं, एक 12 ओम वाला, एक 6 ओम वाला। तो करंट क्या करेगा, जो ऊपर वाला रेजिस्टर है 12 ओम वाला, उसमें से कम करंट पास करेगा, नीचे वाले में से ज्यादा करंट पास करेगा। तो हम बोल सकते हैं ऊपर वाले में से x पास करेगा, नीचे वाले में से 2x पास करेगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो टोटल करंट 3x था दैट वाज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 2/3। दैट मींस ऊपर वाला जो रेजिस्टर है उसमें से करंट पास करेगा 2/3 एम्पियर, नीचे वाला जो रेजिस्टर है उसमें से करंट पास करेगा 4/3 एम्पियर। और जब ये दोनों करंट्स यहाँ पे मिलेंगे एक बार दोबारा से ये करंट बन जाएगा 2 एम्पियर, और फिर ये जो 2 एम्पियर करंट इस 1 ओम में से पास करेगा, once again the current that would be passing will be equal to 2 एम्पियर करंट। करेक्ट। अगली चीज है यस। obtain the current in each resistor, ये तो तुमने कर लिया, equivalent resistance भी निकाल लिया। नेक्स्ट इज obtain the voltage drop across AB। AB क्या है, AB is this one, इसके अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप कितना होगा, 4 वोल्ट। voltage drop is going to be 4 because the resistance is 4 ohm and the current passing through each wire is 1 ampere. So 4 into 1 will be equal to 4 volt. Okay. What is the voltage drop across BC? This is BC. 2 वोल्ट। 2 volt because resistance is 1 ohm and current passing is 2 ampere. तो मतलब यहाँ पे जो voltage का drop होगा that will be 2 volt. Finally, what is the voltage drop across CD? 8 वोल्ट। 8 वोल्ट। अब इसको निकालने के दो तरीके हैं, या तो तुम इनकी वायर्स में देख लो कितना कितना करंट पास कर रहा है। ऊपर जो 12 ओम है, इस 12 ओम में से कितना करंट पास कर रहा था, 2/3। 2/3। तो या तो तुम यहां से निकाल लो 8 वोल्ट, या फिर तुम यहां से देख लो कि टोटल चला था 16 हमारे पास, 16 में से 4 यहां पे ड्रॉप हो गया, 2 यहां पे ड्रॉप हो गया, फिर उसके बाद 2 यहां पे ड्रॉप हो जाएगा, तो जो भी तुम्हारा फाइनल आंसर बच जाएगा 4, दैट विल बी द ड्रॉप अक्रॉस दिस प्लेस। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं सेम क्वेश्चन को करने के। तो कल हमने दो अलग अलग तरह के सर्किट्स सीखे थे। कल हमने एक चीज सीखी थी जिसको हमने बोला ओपन सर्किट, फिर कल हमने दूसरी चीज सीखी जिसको हमने बोला शॉर्ट सर्किट। ओपन सर्किट वो सर्किट होता है कि जब तुम्हारे पास रेजिस्टेंस तो लगा है और तुम्हारे पास बैटरी भी लगी है, लेकिन रेजिस्टेंस और बैटरी लगने के बाद भी कई बार क्या होता है कि करंट पास नहीं करता इस रेजिस्टेंस में से। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे तार बीच में कट जाती है, तो इसको हम बोलते हैं ओपन सर्किट। अगर बीच में कहीं पे तार कट गई, मान लो यहाँ पे बीच में तार कट गई, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस तक करंट नहीं पहुंचेगा, इसको हम बोलते हैं ओपन सर्किट। शॉर्ट सर्किट में भी एक सिमिलर चीज होती है। शॉर्ट सर्किट में भी तुम्हारे पास रेजिस्टेंस होता है, तुम्हारे पास बैटरी होती है, और शॉर्ट सर्किट में भी बैटरी के पास करंट नहीं पहुंचता, आई एम सॉरी, रेजिस्टेंस के पास करंट नहीं पहुंचता, क्योंकि रास्ते में से एक छोटा रास्ता मिल जाता है। जब करंट यहां से जा रहा होता है, बीच में से एक बाईपास रास्ता मिल जाता है जहां पे रेजिस्टेंस 0 होती है, इसको हम बोल देते हैं शॉर्ट सर्किट। सारा का सारा जो करंट है वो इस छोटे रास्ते में से पास हो जाता है। ओके, आई होप कल की क्लास तुमने की होगी। ओके, सो दिस इज व्हाट शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट इज। ओके, तो अब शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट के कॉन्सेप्ट को यूज करके चलो हम एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। ये जो रेड वाली डायग्राम बनी है इसको एक बार भूल जाओ, मैं एक नई डायग्राम बना रहा हूं तुम्हारे लिए। लेट्स से दिस इज 2 ohm resistance, this is 1 ohm resistance, this is just a wire, this is also 1 ohm resistance. Let's say this is 4 volt. Find the value of I, I1, I2 and I3. Find the value of I, I1, I2, I3. सर I2 पे 1 और सर I1 और I3 पे तो 0। I2 पे 1. Sure. Yes. What is I? How much on I? 1. Okay. I made a mistake. So you're trying to say total current is 1 ampere. Galat. Sir, total current 2 ampere. Come again, Kashish. How much? 2 ampere. 2 ampere. Yes, sir. So 2 ampere is the total current, is it? Yes, sir. What is I1, I2, I3? Sir, I1 and I3 0. Yep. And I2 2 ampere. Absolutely, huh? Correct. So total current is 2 ampere. क्योंकि अगर हम इस सर्किट को थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करें, ये जो पैरेलल में 3 हमारे पास रेजिस्टर्स लगे हैं, इनको अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं, so 1 by R equivalent will be equal to 1 by R1, which is 1, plus 1 by R2. कॉपर की तार का रेजिस्टेंस कितना होता है? 0. कॉपर की तार का रेजिस्टेंस is 0, plus 1 by I3, which is once again 1. तो अगर तुम इनको सम करोगे, this is 1 plus infinity plus 1, which is equal to infinite. So 1 by resistance is equal to infinite. So you can basically say resistance is equal to 0. Equivalent resistance is equal to 0. ये जो 3 हमने बनाया है यहाँ पे, इनका equivalent resistance is equal to 0. मतलब कि अगर मेरे को इस सर्किट को रीड्रॉ करना है, I can say this is 4 वोल्ट की बैटरी, this is 2 ohm, एंड यहाँ पे रेजिस्टेंस इज 0, मतलब कि सिर्फ एक कॉपर की तार। तो करंट जो इस सर्किट में फ्लो करेगा, दैट करंट वुड बी इक्वल टू 2 एम्पीयर। यहाँ पे 0 रेजिस्टेंस क्यों आ गया? क्योंकि ये जो करंट यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ 2 एम्पीयर, वो करंट जब यहाँ पे पहुंचेगा, दिस एंटायर करंट विल पास थ्रू दिस वायर, सीधा का सीधा इस वायर में से, क्योंकि इस वायर में से सबसे कम रेजिस्टेंस मिल रही है करंट को, तो पूरा का पूरा करंट जितना भी यहां से चलेगा वो बीच वाली वायर में से पास हो जाएगा, और ये ऊपर वाली जो वायर है ये बन जाएंगी ओपन सर्किट की तरह। दिस ऊपर वाला रेजिस्टेंस विल बी लाइक एन ओपन सर्किट, नीचे वाला रेजिस्टेंस
will be like an open circuit, क्योंकि इन वायर्स में से कुछ पास नहीं हो रहा, ठीक है। तो हम ये बोल देंगे दिस इज ऑलमोस्ट लाइक, एक्चुअली में हुआ क्या है, एक्चुअली में शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट हो गया कि मतलब यहां से करंट पास हो रहा था, पूरा का पूरा करंट यहां से निकल गया। उस शॉर्ट सर्किट की वजह से ये वाले जो दो रेजिस्टर्स हैं दे आर बिहेविंग लाइक ओपन सर्किट्स, मतलब कि इनमें बिल्कुल भी करंट पास नहीं हो रहा। ओके सो अब हम एक नई चीज सीखते हैं, ठीक है। इसको अगर तुम्हें नोट करना है तुम नोट कर लो, ये तुम्हें किसी बुक में नहीं मिलेगी, ये जस्ट एक इंट्यूशन का तरीका है कि किस तरह से कुछ क्वेश्चंस में ना तुम्हें जस्ट फील करना पड़ता है कि कोई वायर, कोई रेजिस्टेंस कब ओपन सर्किट बनेगा, इसकी फीलिंग। अभी हम जो चीज समझेंगे ना, इसकी तुम हेडिंग लिख सकते हो, यू कैन से मेथड टू डिटेक्ट ओपन सर्किट्स, मेथड टू डिटेक्ट ओपन सर्किट्स, ठीक है। ये मैंने अभी अभी खुद बनाई है ये हेडिंग, तो तुम्हें किसी बुक में नहीं मिलेगा। तो हम एक इंट्यूशन वाला तरीका देखेंगे, उस इंट्यूशन वाले तरीके से हम समझेंगे कि किसी बड़े से सर्किट में क्या कोई ओपन सर्किट पड़ा है वहां बीच में। तो उसके लिए सबसे पहले तो एक सिंपल सा क्वेश्चन मेरे को करके दिखा दो कि मान लो यहाँ पे 6 वोल्ट की बैटरी लगी है, लेट्स से दिस इज 6 वोल्ट की बैटरी। यहाँ पे रेजिस्टर्स हैं, लेट्स से 2, 3 एंड 6। सबसे पहले तो क्या तुम मेरे को ये बता सकते हो व्हाट इज द टोटल करंट पासिंग थ्रू दिस वायर। यहाँ पे आई की वैल्यू क्या होगी? Come on, this is easy. What will be the total current starting from the battery? Sir, 6 amperes. 6 एम्पीयर, ठीक है। जो लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने लग गए हैं प्लीज कम बैक। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे टोटल करंट पासिंग वुड बी इक्वल टू 6 एम्पीयर। ये 6 एम्पीयर कहाँ से आया? क्योंकि ये वाली ऊपर वाली वायर में से जो करंट पास होगा दिस वुड बी 3 एम्पीयर, क्योंकि ड्रॉप कितना हो रहा है वोल्टेज का 6, और यहां से जो करंट पास होगा दिस विल बी इक्वल टू 2 एम्पीयर, जो यहां से करंट पास होगा दिस विल बी इक्वल टू 1 एम्पीयर। सो 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 6। तो जो टोटल करंट मेरा बैटरी से चलेगा दैट वुड बी इक्वल टू 6 एम्पीयर। अब बहुत ही ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने वाला हूं, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, ये जो बैटरी लगाई थी ना हमने 6 वोल्ट की, ये बैटरी 6 वोल्ट की ही रहेगी, हम कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं। द ओनली डिफरेंस इज मैं बैटरी को उल्टा कर रहा हूं। मैंने बैटरी को बेसिकली रिवर्स कर दिया, कुछ भी नहीं किया हमने, बैटरी को बेसिकली मैंने रिवर्स कर दिया। ओके नाउ बैटरी को रिवर्स करने के बाद कैन यू टेल मी व्हाट इज द टोटल करंट फ्लोइंग इन दिस सर्किट नाउ? बैटरी को रिवर्स करने के बाद पूरे सर्किट में से अभी कितना करंट फ्लो करेगा? Sir, 6 amperes. 6 एम्पीयर है, कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। बैटरी उल्टी की है ना, बेसिकली जो करंट पहले 6 एम्पीयर इस तरफ चल रहा था, अब वो 6 एम्पीयर करंट इस तरफ चलेगा।
यहाँ से करंट चलना स्टार्ट होगा और यहाँ पे करंट जब आएगा देखेगा अच्छा यहाँ पे 2 ओम का रेजिस्टर लगा है, तो यहाँ पे जो करंट जाएगा दिस वुड बी इक्वल टू 3 एम्पेयर, यहाँ पे जो करंट जाएगा दिस वुड बी इक्वल टू 2 एम्पेयर, यहाँ पे जो करंट जाएगा दिस वुड बी इक्वल टू 1 एम्पेयर। टोटल करंट कितना हो जाएगा 1 + 2 + 3 विच इज इक्वल टू 6 एम्पेयर। मतलब कि बैटरी की डायरेक्शन रिवर्स करने में, बैटरी की जब हम डायरेक्शन रिवर्स करते हैं तो हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो भी कोई रेजिस्टर या फिर कैपेसिटर लगा है वहां पे करंट की वैल्यू में कोई भी डिफरेंस नहीं आता। प्लीज लेट मी रिपीट दिस वंस अगेन। जब हम बैटरी को रिवर्स करते हैं, बैटरी को रिवर्स करने पे किसी भी रेजिस्टर या फिर कैपेसिटर वाली वायर में करंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। द ओनली थिंग इज डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है। ठीक है, डायरेक्शन उसकी ऑपोजिट हो जाती है। लेट्स से आई गिव यू अ वेरी कॉम्प्लेक्स सर्किट। यहाँ पे एक रेजिस्टर लगा है R1, यहाँ पे एक रेजिस्टर लगा है R2, यहाँ पे एक रेजिस्टर लगा है R3 और यहाँ पे एक रेजिस्टर लगा है R4 और यहाँ पे एक रेजिस्टर लगा है R5। इस तरह से यहाँ पे एक रेजिस्टर लगा है R6, लेट्स से दिस इज R7। इसके साथ तुमने कोई बैटरी कनेक्ट कर रखी है 100 वोल्ट की। सो इन दिस बैटरी, मान लो तुमने ये 100 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर रखी है और इस 100 वोल्ट की बैटरी को कनेक्ट करने पे यहाँ पे जो करंट फ्लो किया, लेट्स से दिस करंट वाज 5 एम्पेयर और इसके बाद ऊपर जो करंट चला गया दैट वाज 2 एम्पेयर और यहाँ पे R3 में जो करंट चला गया दैट इज 1.5 एम्पेयर। मान लो, ठीक है, ये सब माना है हमने। R3 में करंट चला गया 1.5 एम्पेयर। अब हमने क्या किया, बैटरी को उल्टा कर दिया। अब अगर मैंने बैटरी का डायरेक्शन को उल्टा कर दिया और दिस इज 100 वोल्ट, तो अब भी R3 में जो करंट चलेगा, R3 में करंट will still be 1.5 ampere. The only difference is now this current would be in the opposite direction, 1.5 ampere. समझ रहे हो? When you reverse the direction of the battery, पूरे सर्किट में करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, लेकिन करंट के मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, अभी मैं थोड़ा डॉट्स में कनेक्ट करूंगा थोड़ी देर में, पहले इस चीज को कहीं पे लिख लो, ठीक है। सो व्हेन वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ बैटरी, जब हम बैटरी की डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं, द डायरेक्शन ऑफ current in all wires is reversed. The direction of current in all wires is reversed. और इसके तुम ब्रैकेट में लिख लेना, but magnitude remains the same. ये बहुत जरूरी चीज है, ठीक है। इसको इस्तेमाल करके अभी हम एक इंट्यूशन वाला तरीका निकालेंगे जिससे हम कैलकुलेट करेंगे कौन सा सर्किट ओपन सर्किट है। जब भी हम बैटरी की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं तो बैटरी की डायरेक्शन को रिवर्स करने पे करंट की डायरेक्शन पूरे के पूरे सर्किट में रिवर्स हो जाएगी। एक तार की बात नहीं हो रही है, पूरी जितनी भी तारें लगी हैं, ठीक है। ये 1.5 तो मैंने एग्जांपल ली थी, यहाँ पे 1.5 वाला भी ऑपोजिट हो गया। ये जो 2 एम्पेयर वाला करंट था बैटरी को रिवर्स करने पे, अभी यहाँ से 2 एम्पेयर ऑपोजिट इस तरह से फ्लो करेगा। जो एक्स करंट यहाँ पे इस तरह से पहले फ्लो करना था, वो भी एक्स करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से फ्लो करेगा। बेसिकली बैटरी की डायरेक्शन रिवर्स करने पे पूरे के पूरे इलेक्ट्रिकल सर्किट में हर जगह पे करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। अब इसको इस्तेमाल करके अटेम्प्ट दिस, ये क्वेश्चन किसी से भी नहीं हुआ था, ठीक है। सबका ये क्वेश्चन गलत था। हमारे जो सरप्राइज टेस्ट हुआ था ना कल परसों, ये क्वेश्चन सबका गलत था, लेकिन यू ट्राई टू यूज दिस कॉन्सेप्ट नाउ। जब
जब तुम बैटरी को रिवर्स कर दोगे, बैटरी को रिवर्स करने पे करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। चलो ठीक है, साथ में करते हैं एक बार इसको। सो जगह बना लेते हैं थोड़ी सी। सो द क्वेश्चन सर इज, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो 10 ओम्स था। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया इसका? 10 ओम्स। 10 ओम्स। कैसे किया एक बार करें साथ में। सो दिस इज 9 एंड 9, इन दोनों का आपस में कितना आ जाएगा? 9 एंड 9 18। 18। फिर ये 9 और ये जो दिस 18 एंड दिस 9 आर इन पैरेलल, तो इनका आपस में कितना आ जाएगा? 18 into 9 divided by 27, दिस शुड गिव मी 6। ठीक है ना? तो मतलब कि यहां तक आ गया हमारे पास 6। अब इसके बाद क्या किया, मैं रीड्रॉ कर दूं तुम्हारे लिए सर्किट। सो यहाँ पे आ गया 9, यहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे आ गया 9, यहाँ पे आ गया 9, यहाँ पे आ गया 9, यहाँ आ गया 9, यहाँ आ गया 9। हाँ जी, इसके बाद क्या किया? सर ये बीच पे जो उसके अपोजिट पे जो है ना 9 एंड 9 जो 6 से लगे हैं वो भी सीरीज में ही है। कौन 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 लोग? यस सर, दिस वन एंड द अपोजिट वन। So this one यस सर। and this one, they are in series. यस यस। Okay, क्यों? सीरीज का So- क्या, सीरीज का क्या फंडा होता है कि भाई अगर करंट कहीं से चला, मान लो ये ऊपर वाले दो हमने बोला सीरीज में है 9 और 9, क्या ये सीरीज में क्यों थे? क्योंकि यहाँ से जो भी करंट चलेगा x एम्पेयर, तो वो करंट यहाँ से भी पास होगा x एम्पेयर, तो इसलिए हमने बोला ये सीरीज में है। अब नीचे वाले को समझते हैं। यहाँ पे जो करंट जाएगा x एम्पेयर, इसमें से फ्लो कर रहा होगा x एम्पेयर, वो जरूरी नहीं कि ये पूरा का पूरा करंट ऊपर जाएगा, आधा यहाँ पे भी जाएगा ना, y यहाँ पे जाएगा, z यहाँ पे जाएगा। है ना? देखो, अगर ये एक रेजिस्टर है R1 और ये एक रेजिस्टर है R2, ये दोनों हम बोल सकते हैं सीरीज में है, क्योंकि जो करंट यहां से चलेगा x, वही करंट R2 में से भी फ्लो करेगा। लेकिन अगर यहां से एक तार निकल गई ऊपर, यहां लगे R3, अब R1 और R2 सीरीज में नहीं बचे, क्योंकि जो x करंट यहां से आया था वो दो पार्ट्स में बट गया, y एंड z, बेसिकली सीरीज में नहीं बचे। सो द वंस यू आर सेइंग 9 एंड 9, दे आर नॉट इन सीरीज। ठीक है ना? एवरीबॉडी समझ में आई? रिथिमा ने बोला था कि ये जो 9 और 9 है ये सीरीज में लगे हैं, पर ये सीरीज में नहीं है ना, क्योंकि सेम करंट नहीं फ्लो कर रहा दोनों 9 और 9 में। ओके, सो दीज गाइज आर नॉट इन सीरीज। तो अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे? तो अगर तुम थोड़ा ध्यान से देखोगे ना इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें कुछ भी नहीं पता चल रहा, क्योंकि कोई भी दो ऐसे रेजिस्टर्स हैं नहीं जो पक्का से हमें पता चल जाए कि ये सीरीज में है या फिर पैरेलल में है, ये किस तरह से लगे हुए हैं। तो इसलिए अब हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे अपना तरीका इंट्यूशन वाला। ठीक है, अब हम यहाँ पे अपना तरीका यूज करेंगे इंट्यूशन वाला। इंट्यूशन वाले तरीके में तुम क्या करो, एक इमेजिनरी यहाँ पे ना बैटरी कनेक्ट कर दो। तो मान लो ए और बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, तो मान लो यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट कर दो, ये वो बैटरी तुमने लगा दी V वोल्ट की। उस बैटरी को कनेक्ट करने के बाद यहाँ से कुछ करंट चलेगा, मान लो I करंट यहाँ से चला, टोटल करंट। ये I करंट दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ऊपर मान लो चला गया X, नीचे चला गया Y। ठीक है, सही है ना? अभी तक हमने सोल्यूशन नहीं निकाला, लेकिन जस्ट टेल मी, इज इट ओके कि हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दी, उस बैटरी की वजह से करंट जाएगा X और Y। अब what I want you to do is,
इस बैटरी को घुमा दो, इस बैटरी को तुम उल्टा कर दो। तो अगर इस बैटरी को तुमने उल्टा कर दिया तो करंट चलेगा आई, करंट तो सेम ही चलेगा आई, लेकिन अब करंट आई जाएगा इस डायरेक्शन में, करंट आई जाएगा इस डायरेक्शन। तो अब अगर तुम थोड़ा सा ध्यान से देखो, आई करंट चलने के बाद यहां से भी बिकॉज ऑफ सिमेट्री, हमको सिमेट्री की वजह से पूरा पूरा दिख रहा है ना कि ऊपर करंट एक्स जाएगा और नीचे करंट वाई जाएगा, क्योंकि कोई डिफरेंस है नहीं ना, है ना। बेसिकली अगर तुम इधर से चला रहे हो करंट को या फिर उधर से चला रहे हो करंट को, दोनों तरफ से तुम्हारा सर्किट पूरा का पूरा सिमेट्रिक है। अगर तुमने आई करंट को यहाँ पे लाके छोड़ दिया या फिर आई करंट को यहाँ पे लाके छोड़ दिया, इस आई के सामने जो दो रास्ते हैं वो दोनों रास्ते बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। तो अगर इस केस में ऊपर करंट जा रहा था x और नीचे करंट जा रहा था y, तो बैटरी घुमाने के बाद भी यहाँ पे जो करंट जाएगा दैट वुड बी x और यहाँ पे जो करंट जाएगा दैट वुड बी y। ठीक है जी। अब अगली चीज बहुत ध्यान से सुनना, अगली चीज है कि जब तुमने बैटरी को सीधा सीधा कनेक्ट किया, when the battery is connected, अभी हमने रिवर्स नहीं किया, बैटरी को सिर्फ सीधा कनेक्ट किया था, तो बैटरी का जो करंट था आई एम्पियर, जो करंट यहाँ पे पहुंचा था वो ऊपर चला गया था x, नीचे चला गया था y, ऊपर x और नीचे y। नाउ बैटरी को हमने सीधा ही कनेक्ट किया है और सीधा कनेक्ट करने पे ही जो यहाँ पे करंट फाइनली पहुंचेगा दैट विल बी x, और जो यहाँ पे करंट फाइनली पहुंचेगा दैट विल बी y। ठीक है, मैं बड़ी डायग्राम में समझाता हूं तुमको एक बार। ठीक है, सो ऊपर वाली डायग्राम में मैं बना रहा हूं, मान लो यहाँ पे करंट चला I और I में से X करंट चला गया ऊपर और Y करंट चला गया नीचे। अब मैं तुमको इसके बाद बोल रहा हूं कि जो यहाँ पे जो करंट पहुंचेगा घूम फिर के, जो यहाँ पे करंट पहुंचेगा, दिस करंट विल बी इक्वल टू X and the current that will flow in this wire will be Y। ये हमको कैसे पता चला? क्योंकि हमने बैटरी को रिवर्स करके देख लिया, बैटरी को हमने रिवर्स करके देखा और रिवर्स करके हमको पता चला कि इस वायर में X फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, इसमें Y फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो रिवर्स करके हमको पता चल रहा है कि X और Y आ रहा है उल्टी डायरेक्शन में, मतलब कि सीधे तरीके से अगर हम बैटरी लगाएं तो भी इसमें X और Y ही फ्लो करेगा, लेकिन इन द राइट डायरेक्शन। क्या तुमको ये समझ में आया? प्लीज बेयर विद द बैकग्राउंड नॉइज। मैं एक होम स्टे में हूँ फिलहाल, और जो पंजाब में अपनी गाड़ियां नहीं होती कचरे वाली गाड़ियां, जो सुबह सुबह वहां पे कुछ अनाउंसमेंट चलती रहती है, वो यहाँ पे उत्तराखंड में एक गाना बजता है यहाँ पे। ठीक है, सो प्लीज बेयर विद दैट। हाँ, अभी वो चली जाएगी। सो प्लीज गिव मी अ थम्स अप ऑन। क्या तुमको ये वाली चीज समझ में आई कि यहाँ से अगर करंट चला आई तो ये आई करंट ऊपर जाएगा X, नीचे जाएगा Y, और फिर उसके बाद ये करंट घूम फिर के जब यहाँ आएगा तो नीचे भी करंट आएगा X और इधर करंट जाएगा Y। ये हमको कैसे पता चला कि इसमें X और Y करंट जाएगा? क्योंकि हमने बैटरी को उल्टा करके देख लिया। जब हमने बैटरी को उल्टा करके देखा तो इनमें X और Y करंट जा रहा था उल्टी डायरेक्शन में। तो हमने बोला कि अगर बैटरी को उल्टा करने पे इनमें X और Y जा रहा है तो मतलब सीधी बैटरी में भी इनमें X और Y जाएगा, लेकिन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। गिव मी अ थम्स अप वंस अगेन। सही था? ओके, सो अब तुम इस सर्किट को एक बार दोबारा से ध्यान से देखो। यहाँ पे करंट चला Y और ये करंट आगे सीधा सीधा निकल गया Y। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये जो 9 ओम रेजिस्टर है दिस इज एन ओपन सर्किट, और ये 9 ओम रेजिस्टर भी दिस इज एन ओपन सर्किट, बिकॉज करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। किसी भी जंक्शन पे जितना करंट यहाँ पे एंटर करेगा उतना ही करंट यहाँ पे अलग अलग वायर्स में बंट जाएगा। तो यहाँ से करंट हमारे पास आया Y, यहाँ से अगर करंट हमारे पास Y आया और सामने Y करंट निकल गया, मतलब कि जो करंट ऊपर और नीचे गया होगा दिस वुड बी 0 and 0।
दैट इज व्हाई इन दिस सर्किट ये जो 9 ओम वाला रेजिस्टर है इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, और ये जो 9 ओम वाला रेजिस्टर है इसमें भी कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ये x वाला समझा दो, y वाला आ गया। एक्स वाला छोड़ दो, जरूरत ही नहीं है, एक्स वाला भूल जाओ। ऊपर कुछ करंट जाएगा ना एक्स, है ना, हमें कुछ मतलब नहीं है बेसिकली एक्स वाले से। इस क्वेश्चन के लिए हमको सिर्फ वाई वाला चाहिए था। ठीक है, एक बार मैं अच्छे से बना रहा हूँ, ठीक है, डायग्राम को। अब क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी समझ आ गई हैं चीजें, तो अब मैं दोबारा से सेम चीज दोबारा बोल रहा हूँ। इसको भी मिटा देते हैं, नीचे वाले को हम रीड्रॉ कर लेंगे थोड़ी देर के बाद। हमें निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। शुरू से शुरू करते हैं, ठीक है। ए बी के अक्रॉस हमको निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ए बी क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए पहले हमने क्या कोशिश की, हमने सोचा फॉर्मूला लगाते हैं, सीरीज का फॉर्मूला लगाते हैं, पैरेलल का फॉर्मूला लगाते हैं। तो थोड़ी देर बाद सीरीज पैरेलल का फॉर्मूला लगाने के बाद हमने देखा कि हम एक ऐसी जगह पे जाके फंस गए जहां पे हमें कुछ पता नहीं चल रहा था कि कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है। तो हमने सोचा कि भाई नॉर्मल जो तरीका है अपना, सीरीज वाला और पैरेलल वाला जो फॉर्मूला है वो तो काम नहीं कर रहा, कुछ और दिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो फिर हमने दूसरा तरीका क्या किया, हमने यहाँ पे लगाई एक बैटरी। एक बैटरी हमने लगाई, उस बैटरी के लगाने के बाद हमने देखा कि इस वायर में से कुछ करंट फ्लो कर रहा है आई, और आई में से कुछ करंट ऊपर चला गया और कुछ करंट सामने चला गया, एक्स ही लिख लो इसको, कुछ करंट सामने चला गया एक्स। फिर ये करंट जब यहां पहुंचेगा उसके बाद कुछ पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, एक तो ऊपर जाएगा, एक इस तरफ जाएगा, एक इस तरफ जाएगा। अब हमें पता नहीं था कौन सा करंट कहां कहां पे जाएगा, ये एक्स 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, ठीक है। इन तीनों पार्ट्स का जो सम होगा दैट विल बी इक्वल टू एक्स। अब हमको पता नहीं था कि कितना कितना करंट कौन सी वायर में जाएगा, तो हमने क्या सोचा, हमने बोला कि यार एक काम करते हैं, बैटरी को उल्टी करके देख लेते हैं। बैटरी की हमने डायरेक्शन रिवर्स की, और रिवर्स करने के बाद हमने चेक किया कि जो करंट नीचे वाले वायर में से फ्लो कर रहा था दैट वाज एक्स इन द रिवर्स डायरेक्शन। तो हमको पता चल गया कि मतलब अगर बैटरी सीधी भी लगी हुई है, सीधी बैटरी लगने पे भी जो करंट यहाँ पे इसमें से फ्लो करेगा दैट करंट विल बी इक्वल टू एक्स। और यहाँ से हमको आइडिया लग गया कि ऊपर जो करंट गया दैट ऊपर करंट इज इक्वल टू 0, और इस तरफ भी जो करंट गया इस तरफ भी करंट फ्लोइंग इक्वल टू 0। मतलब कि ये जो 9 ओम और 9 ओम वाले हमने दो लगा रखी हैं, ये दोनों एकदम से ओपन सर्किट होंगे, यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तुम इस 9 ओम वाले को बिल्कुल हटा सकते हो। कैसे हटाएं इसको, व्हाइट व्हाइट, ठीक है जी। सो 9 ओम वाले को तुमने हटा दिया यहाँ पे, और इसको भी हटा दो। तो बेसिकली इस डायग्राम को तुम रीड्रॉ कर सकते हो इस तरीके से। ये तुम्हारा बिल्कुल ही ओपन सर्किट बन गया, जो ऊपर वाला है ना, दिस इज एन एंटायरली ओपन सर्किट। और अब अगर तुमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने को बोल दिया जाए तो ये बहुत आसान है। तुम क्या करोगे, 9 and 9 दिस इज इक्वल टू 18, 18 और 9 पैरेलल में लगे हैं, तो इनका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 18 into 9 डिवाइडेड बाय 18 27 which is equal to 6। तो यहाँ पे आ गया 6। अब तुमको सीधा सीधा पता चल रहा है this 6 this 9 are in series, तो इनका जो इक्विवेलेंट आएगा दैट विल बी 24, और नीचे जो इक्विवेलेंट आएगा दैट विल बी 18। तो जो फाइनल तुम्हारे पास आ जाएगा दैट विल बी 24 into 18 डिवाइडेड बाय 24 प्लस 18। ठीक है, ऊपर वाला x जाएगा, अगर ऊपर वाले में भी कोई करंट जाएगा, लेट्स से ऊपर वाले में करंट चला गया 5 एम्पियर, तो जो यहां से करंट आएगा फाइनली दिस करंट विल बी आल्सो इक्वल टू 5 एम्पियर। ये हमको कैसे पता चला,
क्योंकि अगर हम बैटरी को रिवर्स करके देखें तो बैटरी को रिवर्स करने पे हमको पता चला कि इस वायर में 5 एम्पेयर करंट ही आ रहा था इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है यार, समझ आया? थोड़ा सा ट्रिकी था ये पूरा सिस्टम जो हमने बात की अभी, थोड़ा सा तुमको इंट्यूटिव रहना पड़ेगा इसमें। आई होप समझ में आ गया होगा। ट्विंकल गुरनूर, प्लीज गिव मी अ थम्स अप ऑन दिस अगर समझ में आया तो। ठीक है, मैं सोच रहा था इसका कोई क्वेश्चन तुमको दूं। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट होता है व्हीटस्टोन ब्रिज का। व्हीटस्टोन ब्रिज सुन रखा होगा ना तुमने, छोटी क्लासेस में भी हमको कराते थे व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, अभी बात चली रही है तो हम व्हीटस्टोन ब्रिज की बात भी कर लेते हैं। लेट्स राइट डाउन दिस इज व्हीटस्टोन। यार मेरे स्पेलिंग चेक कर लेना, व्हीटस्टोन के स्पेलिंग क्या होते हैं एनीवन? WHEAT WHEATSTONE WHEAT then STONE व्हीटस्टोन। ओके, सो व्हीट, अच्छा TST मतलब 2 बार T आ रहा है ना, दैट वाज कंफ्यूजिंग फॉर मी। ओके, सो व्हीटस्टोन ब्रिज। देखो व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट क्या है, वैसे मैं तुमको पढ़ा रहा हूं लेकिन अगर मैं इसको ना भी पढ़ाऊं ना तो इंट्यूटिवली अब तुमको ये वाली चीज फील हो जानी चाहिए कि बीच में एक वायर बनेगी जिसमें से कोई करंट पास नहीं होगा। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, हमारे पास होते हैं 5 रेजिस्टर्स। व्हीटस्टोन ब्रिज में हमारे पास 5 रेजिस्टर्स होते हैं, ये कुछ इस तरह से लगे होते हैं। एक हमारे पास ऊपर होता है रेजिस्टर R1 और एक यहाँ पे रेजिस्टर होता है, एक यहाँ पे रेजिस्टर होता है R2, एक यहाँ पे रेजिस्टर होता है R3, एक यहाँ पे होता है R4। ये 10th क्लास में भी तुमने ये डायग्राम देख रखी होगी थोड़ी थोड़ी सी। यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे बैटरी। अगर इस तरह से हमारे रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं तो इनको हम बोलते हैं कि ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। इसको व्हीटस्टोन क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो नाम था उन साइंटिस्ट का जिसने डिस्कवर किया। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज कुछ इस तरह से हमारा दिखता है। और ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कब होता है? 2 तरह के व्हीटस्टोन ब्रिज हो सकते हैं, या तो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो सकता है या फिर अनबैलेंस्ड हो सकता है। अभी एज ऑफ नाउ हमको R1, R2, R3, R4 की वैल्यूज नहीं पता, तो हमको नहीं पता कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। अगर R1 upon R2 is equal to R4 upon R5, मतलब कि this upon this is equal to this upon this, तो इस केस में you will notice that the current flowing through R3 is equal to 0. That means R3 में से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा। R3 behaves like an open circuit. This happens only when R1 by R2 is equal to R4 by R5, और इसको हम बोलते हैं this is a balanced Wheatstone bridge. करेक्ट? और इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है। अगर बीच वाली वायर में से करंट फ्लोइंग इज इक्वल टू 0, if current through I3 is equal to 0, that means R1 by R2 is equal to R4 by R5. ओके, इसको वैसे मैंने तुमको बता दिया, सुन रखे ना ये सब कुछ एवरीवन? यस सर। ठीक है, 10th में भी था ना ये। वैसे मैंने तुमको ये बता दिया, लेकिन तुम सोच के देखो अगर मैंने ये तुमको ना भी बताया होता। एक एग्जांपल लेके देखिए, मान लो यहाँ पे करंट रेजिस्टर है 2 ओम, यहाँ पे है 7 ओम, यहाँ पे है 4 ओम, यहाँ पे है 3 ओम, यहाँ पे है 6 ओम। मैंने अगर तुमसे पूछ लिया फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ
दिस सर्किट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तुमको निकालना है। मान लो अभी तक तुमको व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में कुछ नहीं पता, तो व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में अगर तुमको कुछ नहीं पता, क्या फिर भी तुम इस क्वेश्चन को कर सकते हो अपने इंट्यूटिव वाले तरीके से? तो तुम सोच के देखो, मान लो यहां से करंट चल के आया तुम्हारे पास आई, या फिर जितना भी करंट चल के आया, मान लो यहां से करंट चल के आया तुम्हारे पास 3x, तो ये जो 3x करंट तुम्हारा इधर से चल के आएगा, तो इस 3x करंट के लिए तुम सोच के देखो, इस 3x करंट के लिए आगे जाके दो रास्ते खुलेंगे, नीचे करंट पास होगा इसमें से x, और ऊपर करंट पास होगा 2x। क्या ये सही है? बिल्कुल, यस है ना? और अब ये जो 2x करंट जब यहाँ पे पहुंचेगा, इसके बाद की जर्नी हमको नहीं समझ में आ रही, या फिर ये जो नीचे वाला x करंट है जब ये यहाँ पहुंचेगा, इसके बाद की जर्नी वाली हमको नहीं समझ में आ रही। लेकिन हमको इतना तो पता है ना कि अगर हमने बैटरी को उल्टा कर दिया, तो बैटरी को उल्टा करने पे भी यहाँ पे जो करंट पहुंचेगा वो 3x ही पहुंचेगा, क्योंकि Yes, sir. बैटरी को रिवर्स करने पे करंट का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। यही हम बोल रहे हैं बार बार कि सारी वायर्स में करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो इस वायर में पहले करंट ऐसे फ्लो करना था 3x, लेकिन अब ऑपोजिट फ्लो करेगा 3x। और जब ये ऑपोजिट 3x करंट फ्लो करेगा, तो ये किस रेशो में डिवाइड होगा? नीचे करंट चला जाएगा x, ऊपर करंट चला जाएगा 2x। ये हो रहा है बैटरी को रिवर्स करने पे। इसका मतलब अगर हमने बैटरी को रिवर्स ना किया होता, तो भी यहाँ पे जो आगे करंट जाता दैट वुड हैव बीन 2x, और नीचे जो करंट जाना था दैट वुड हैव बीन x। मतलब कि अगर हमने, अब भूल जाओ बैटरी को रिवर्स करना, बैटरी अब तुम्हारी बिल्कुल सीधी है। अगर तुम्हारी बैटरी सीधी कनेक्ट हो रखी है, तो यहाँ से करंट चला 3x, ऊपर चला गया 2x, नीचे चला गया x, और ऊपर वाला जो 2x था वो सारा का सारा सामने निकल गया 2x, और नीचे वाला जो x था वो सारा का सारा सामने निकल गया x। मतलब कि थोड़ा सा अगर मैथमेटिक्स लगा के देखो, तो ये वाला ओपन सर्किट हो जाएगा तुम्हारा। समझ में आ रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज आया कहां से? Yes, sir. तो अगर इसको तुम थोड़ा सा इंट्यूटिवली देखोगे, तो व्हीटस्टोन ब्रिज तुम रिड्यूस कर सकते हो। जब तुम किसी क्वेश्चन को देखो, एक बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, मैं चाह रहा हूं कि मैं पिछले साल के कुछ IIT JEE के क्वेश्चंस तुमको कराऊं। मेरे पास दो क्वेश्चंस हैं, IIT JEE 2002 में आया हुआ क्वेश्चन और IIT JEE 2000 एक क्वेश्चन करते हैं, IIT JEE 2012 में आया हुआ क्वेश्चन एक करते हैं अभी हम थोड़ी देर में, ठीक है? लेकिन उससे पहले तुमको व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है? अगर R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू R4 बाय R5, तो ये जो बीच वाली वायर होती है ये हो जाती है ओपन सर्किट। ओके, अब हम एक क्वेश्चन करेंगे जो पिछले साल IIT JEE में क्वेश्चन आया हुआ। सो दिस इज IIT JEE 2012। ओके, हाँ जी रिद्धिमा। ओके, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है हमको। बेसिकली हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस दे रखा है, दिस इज 2, दिस इज गिवन टू मी एज 4, यहाँ पे दे रखा है 3, यहाँ पे दे रखा है 3, इनके बीच में जो हमको कनेक्ट करके दे रखा है दिस इज 6, यहाँ पे जो बीच में भी कनेक्ट कर रखा है दिस इज ऑल्सो 6, एंड दिस इज 2, this is 4. You have to calculate the equivalent resistance between A and B. इसको मान लो तुम ये है A, इसको मान लो तुम ये है B. You have 2 minutes, please. आखिरी क्वेश्चन आज का, उसके बाद we'll wind up with this class.
कल बस एक लास्ट दिन हम क्वेश्चंस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के, एंड फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स, सैटरडे संडे तुम्हारी छुट्टी रहेगी, फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स वी वुड बी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट टॉपिक. So 18 ohm. Final is 18 ohm. That was Twinkle's voice. Who was that? Twinkle? So Kashish. Kashish. Okay. 2, 3, 2 और 2 4, 7. 7 और 11 का इक्विवेलेंट कितना होता है? 7 into 11 divided by, नहीं लग रहा मुझे, 18 तो नहीं लग रहा. मेरे ख्याल से 7 और 11 का जो इक्विवेलेंट बनेगा, दैट इज द राइट आंसर. चलो समझते हैं इसको, ठीक है एक बार. सो सबसे पहले तो हमारे सामने एक कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स दिए हुए हैं. तो सबसे पहली चीज जो दिमाग में चलनी चाहिए कि सीरीज का फॉर्मूला लगा देते हैं या फिर पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा देते हैं. लेकिन इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो तुम कोई भी दो रेजिस्टर्स के बारे में पूरा पूरा पक्का नहीं बोल सकते कि ये सीरीज में लगे हैं या फिर पैरेलल में लगे हैं. तो अपना जो 4.77 ओम 4 पॉइंट कितना आ गया, 4.2 77 ओम 77 by 18, हाँ जी सही हो सकता है, अप्रोक्सीमेटली इतना ही बनेगा. सो इस क्वेश्चन में हमारा सीधा सीधा कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा, तो हम क्या करेंगे, हम इसके साथ इंट्यूटिवली सोच के देखेंगे क्या इसमें कोई ऐसा रजिस्टर भी है जिसकी हमको जरूरत नहीं है. क्योंकि मान लो अगर इसमें से कोई हम रजिस्टर उठा दें, ठीक है, मान लो एक मैं ये 3 ओम वाला उठा दूं, अगर हमने इसको उठा दिया, अब क्वेश्चन बड़ा आसान हो गया. सोच के देखो, अब क्वेश्चन बहुत आसान हो गया. 2 और 6 सीरीज में है, फिर इनका जो भी कॉम्बिनेशन आएगा वो 4 के साथ पैरेलल में है, फिर उसका जो भी कॉम्बिनेशन आएगा वो इसके साथ सीरीज में है. अब क्वेश्चन बेसिकली तुमने आसान कर दिया. क्योंकि जब ये सारे रजिस्टर्स लगे हुए थे तो सारे रजिस्टर्स लगे होने के साथ हमको समझ में नहीं आ रहा कि ये सीरीज में है या पैरेलल में है, हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं. लेकिन हमको ये पता है कि अगर इसके अंदर में से कुछ रजिस्टर्स गायब कर दें हम, तो हमारे लिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा. तो गायब किस तरीके से करेंगे, ऐसे तो गायब कर नहीं सकते. लेकिन अगर हमको कहीं ना कहीं से ये पता चल जाए कि भाई ये वाले रजिस्टर में करंट 0 फ्लो कर रहा है, तो हम बोल देंगे कि ये वाला तो ओपन सर्किट हो गया, इसको छोड़ दो. तो हम ट्राई करते हैं कि क्या इनमें से कोई ओपन सर्किट भी है. तो एक बार एक काम करो, इसमें से ना एक बैटरी कनेक्ट कर दो 20 वोल्ट की. उस बैटरी कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे अगर करंट तुम्हारे पास 3x आ रहा है, तो वो करंट आगे दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. यहाँ पे तुम्हारे पास जाएगा x और ऊपर जो करंट तुम्हारे पास जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 2x. लेकिन इसके बाद ये x नीचे चला गया, 2x ऊपर चला गया, उसके बाद हमको इस 2x के बारे में कुछ नहीं पता. उसके बाद ये 2x कहां जाएगा, कैसे जाएगा, हमको 2x के बारे में कुछ नहीं पता. ओके. और हमने फिर क्या किया, हमने बैटरी को ऑपोजिट करके देखा. तो जब हम बैटरी को ऑपोजिट करके देखेंगे तो यहां से करंट कितना फ्लो करेगा, 3x. ये क्योंकि जब सीधी बैटरी लगी थी तब 3x करंट फ्लो कर रहा था इस डायरेक्शन में, अब 3x करंट फ्लो करेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में. तो इसमें हमने थोड़ी सी कैलकुलेशन करके देखा, तो इसमें नीचे जो करंट जाएगा दैट विल बी x और जो ऊपर करंट जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 2x.
तो बैटरी की डायरेक्शन रिवर्स करने पे हमको पता चला कि इन सर्किट्स में जो करंट फ्लो कर रहा है दैट करंट फ्लोइंग इज इक्वल टू x एंड 2x। इसका मतलब हमने सोचा कि यार अगर बैटरी को रिवर्स करने पे ये करंट की वैल्यूज आ रही हैं तो बैटरी सीधी पे भी वही वैल्यूज आनी चाहिए। तो ऊपर करंट जाएगा 2x, नीचे करंट जाएगा x, और इस डायरेक्शन में करंट कितना चला जाएगा x, और यहां से करंट कितना चला जाएगा 2x। ठीक है, सही है ना? तो ओके, गिव मी अ थम्स अप ऑन दिस। सबसे पहले तो सही था ये? सही। तो यहां से अगर तुम थोड़ा सा कैलकुलेट करके देखोगे तो तुम्हें यहां से महसूस होगा कि ये जो 6 ओम और 6 ओम वाले रेजिस्टर्स हैं, ये दोनों 6 ओम वाले रेजिस्टर्स में से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा। तो बेसिकली जो तुम्हारा 2x करंट ऊपर चलना स्टार्ट हुआ था, दिस 2x करंट विल गो डायरेक्टली इन दिस, इसमें 2x चला जाएगा और ये पूरा का पूरा 2x ऊपर ऊपर से निकल जाएगा। और जो नीचे करंट चलना स्टार्ट हुआ था, x करंट यहां से चलना स्टार्ट हुआ और यही x करंट सीधा सीधा सामने पास हो गया और यही x करंट ऊपर से निकल जाएगा वापस। तो मतलब कि ये जो हमने दो रेजिस्टेंस लगा रखे हैं 6 ओम और 6 ओम, इनका इस सर्किट में कोई काम नहीं है, तुम इनको सिंपली हटा सकते हो यहां से। और अगर तुमने इस 6 और 6 वाले को बीच में से हटा दिया, अब तुम देखोगे तुम्हारा क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान पड़ गया। अब इस क्वेश्चन में तुम देखोगे ऊपर वाले जो 3 हैं वो लगे हैं तुम्हारे सीरीज में 2 and 3 and 2 which is equal to 7, और नीचे वाले जो लगे हैं 4 and 3 and 4 which is equal to 11, this is in series। और ये 7 और 11 आपस में पैरेलल में है, so you can say the final answer is 77/18। Okay, please keep revising। जो भी बुक है तुम्हारे पास, नोट्स हैं, असाइनमेंट्स हैं, जिस भी जहाँ पे भी तुम पढ़ते हो, whatever books you have, please practice these questions more and more। ये चैप्टर शुरू होने से पहले ही मैंने तुमको बताया था पहले दिन कि ये उस तरह का चैप्टर है, यहाँ से अगर तुम कोशिश करोगे तो इस चैप्टर में से यू कैन गेट फुल मार्क्स। अगर तुम पिछले साल के PYQs उठा के देखोगे इस चैप्टर में से, तो इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस इस तरह के हैं जिसमें बस कुछ सेट से कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर तुमको कुछ बेसिक सी चीजें पता है और तुमने इनफ प्रैक्टिस कर रखी है तो इस चैप्टर में से तुम पूरे नंबर लेके आ सकते हो। This is a very scoring chapter for you. It's a very good opportunity for you to improve your rank and your marks, both in board examinations and also in the competitive examinations. और प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है इसकी। तुम देखोगे अगर तुमने इसकी और प्रैक्टिस की तो काफी ज्यादा तुम्हारे लिए एफर्टलेस हो जाएगा। अभी तो फिर भी तुमको थोड़ा थोड़ा सा एफर्ट मारनी पड़ रही है ना, जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ तो तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ रहा है। बेसिकली यार तुम्हारा ना इंट्यूटिव होना चाहिए सब कुछ। मैं तुम्हें बता नहीं सकता, जब मैं पढ़ता था ना IIT JEE, जब हम तैयारी कर रहे थे तो मेरे को ना क्वेश्चन देख के समझ में आ जाता था। 4 ऑप्शंस लिखी होती थी ABCD, मैं जस्ट क्वेश्चन देखता था, डायग्राम देखता था, मुझे पता होता था कि भाई इसका आंसर B है। कई बार तो मुझे ऐसा होता था कि ये कैसे निकला, यू नो, यू शुड जस्ट फील द क्वेश्चंस। फिजिक्स में अगर तुम इनफ प्रैक्टिस कर लोगे ना, अब तो तुम दिमाग वाग लगा के पूरा कैलकुलेशन करने के बाद निकाल रहे हो कि भाई ये 6 ओम वाला रेजिस्टर ओपन सर्किट बन गया, लेकिन इसको कैलकुलेट करने के लिए तुमने कितनी ज्यादा बुद्धि लगाई इसमें। होना पता क्या चाहिए कि तुम डायग्राम देखो और डायग्राम देख के तुम्हें फट से समझ आ जाए कि भाई 6 ओम वाला ओपन सर्किट है। This is the level of practice that you need in these questions। और ये मैं कोई ऐसी हवा में बात नहीं कर रहा, this is actually possible।
इतनी ज्यादा अगर तुम प्रैक्टिस कर लोगे कि तुम्हें क्वेश्चन को देख के समझ में आ जाए कि इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, देन यू कैन होप फॉर अ गुड रैंक फॉर योरसेल्फ। अगर हम फॉर्मूलाज याद करके पेपर में पहुंच गए तो फॉर्मूलाज तो हर बच्चा याद करके आएगा। 15 लाख बच्चे अपीयर होंगे IIT JEE में, उसमें से 5000 की सिलेक्शन होगी। मैं एक बार दोबारा तुम्हारे लिए रेशो लिख देता हूँ। दिस इज 5000 आउट ऑफ 15 lakhs। मैथमेटिक्स तुम कर लेना इसका खुद। 300 में से एक बच्चा IIT JEE में सिलेक्ट होगा, और ये जो सारे 15 के 15 लाख बच्चे हैं, इनमें से एटलीस्ट 10-12 लाख बच्चे ऐसे होंगे जो बढ़िया पूरा सही कोचिंग में पढ़ते हैं, कोटा में पढ़ते हैं, फिटजी में पढ़ते हैं, आकाश में पढ़ते हैं। ये अपने फॉर्मूलाज याद करके आएंगे, इनको सारे फॉर्मूलाज आते होंगे। लेकिन ये जो 300 बच्चे जिनकी सिलेक्शन होगी ना, ये वो बच्चे होंगे जिन्होंने खुद किताब खोल खोल के प्रैक्टिस किया। ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना इसकी। एंड विल मीट वंस अगेन टुमारो। हम सेम तरीके के क्वेश्चंस करेंगे 7:30 बजे। थोड़ा सा लेवल हम इंक्रीज कर देंगे, और फिर उसके बाद मंडे को विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक। ऑलराइट।